नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हमने जो फेमिनिज्म वाली सीरीज को शुरू किया था उसमें हम हमारी नेक्स्ट राइटर जो है एलेन शोवोल्टर, इनको पढ़ने वाले। एलेन शोवोल्टर ये फेमिनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और क्वेश्चंस यहां से आते रहते हैं एग्जाम में। तो आज हम जितना भी हो सकता है इसका इन डिटेल, जितने सारे वर्क्स हैं, इनके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने टर्म्स दी है, कॉन्सेप्ट जो है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको लिटरेरी थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी है, जितने भी लिटरेरी थ्योरी है उनसे कौन कौन से राइटर एसोसिएट करते हैं, कौन सी टर्म्स है, कौन से कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, अगर ये चीजें आप सबको अच्छे से समझनी है, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं इस नोट्स का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो ऐसी ही जो और भी बुकलेट्स हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इनको तैयार किया है। अगर आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एलेन शोवोल्टर की, तो ये पैदा होती है 1941 में। ठीक है, 1941 में, और अच्छी बात यह है कि अभी तक जिंदा है। ठीक है, 83 इयर्स की अब एज है इनकी। इन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, और ये 2007 में जब मैन बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जो है, मैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है, जो जिसके लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है, उस टाइम पे 2007 की बात है, ये 2007 में ये जज की कुर्सी पे बैठी थी। एक एलेन शोवोल्टर, दूसरा नडाइन गोल्डिमर। ठीक है, और इन्होंने 2007 में किसको जो मैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है वो प्रोवाइड किया था? वन ऑफ माय फेवरेट राइटर चिन्वा एचबी। चिन्वा एचबी ये बाप है अमेरिकन लिटरेचर। हाँ, नडीने गोल्डिमर ने इनको फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर बोला है, चिन्वा एचबी को। तो 2007 में मैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अवार्ड किया गया था इनको, चिन्वा एचबी को। ठीक है, जज कौन थे उस टाइम पे? एक एलेन शोवोल्टर, नडाइन गोल्डिमर और एक नाम और है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलेन शोवोल्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर हम इनकी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करें, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो इन्होंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को एलेन शोवोल्टर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द वुमेन एज रीडर, द वुमेन एज रीडर, कि एक तो वुमेन जो है वो पढ़ती है खुद, एज ए रीडर है फेमिनिस्ट क्रिटिक में। ठीक है, और दूसरा है द वुमेन एज राइटर, द वुमेन एज अ राइटर। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वुमेन एज ए राइटर, कि वुमेन ऑडियंस है। ठीक है, वुमेन जो दूसरे मेल राइटर्स ने जो किताबें लिखी है उनको पढ़ती है। तो मेल जो ऑथर हैं जिन्होंने भी वो बुक्स लिखी है, पहले जो वर्क्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखी है, क्या उन्होंने फीमेल को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि इनको, ये जो हम बुक्स लिख रहे हैं, इनको कभी ना कभी फीमेल भी पढ़ेगी? एक टाइम था ऐसा जब वुमेन को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि कभी इन बुक्स को फीमेल भी पढ़ेंगी? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वुमेन को ध्यान में रख के उन किताबों को नहीं लिखा। लेकिन जब फीमेल, जो फीमेल है एज ए रीडर, जब फीमेल उन बुक्स को पढ़ती है तब उनको फील होता है कि उनको कितना एक्सप्लॉइट किया गया है। ठीक है, और इसमें तभी वो बात कर रही है जब वो रीडर बनती है, तब उनको पता चलता है कि वुमेन को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, किस तरह से बायसनेस उनके साथ की गई है। सेम अगर मैं बात करूं, वर्जीनिया वुल्फ ने बात की थी, विलियम शेक्सपियर की एक बहन है, उन्होंने इमेजिनरी कैरेक्टर को इन्वेंट किया था, जूडिथ शेक्सपियर।
क्या जूडिथ शेक्सपियर को, उसने बोला है कि जूडिथ शेक्सपियर को क्या सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी जितनी विलियम शेक्सपियर को मिली है? नहीं मिली। इसीलिए विलियम शेक्सपियर जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और जूडिथ शेक्सपियर की शादी कर दी गई, बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा मतलब फिक्शनल है ये, कोई सच बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दिया है उसने एक मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब किस तरह से बायसनेस की जाती थी, उसका एग्जाम्पल दिया था वर्जीनिया वुल्फ ने। ऐसी ही बात इन्होंने की है एज ए रीडर। और अगर हम बात करें वुमेन एज ए राइटर की, वुमेन एज ए राइटर, तो इसमें गायनोक्रिटिक्स जो है वो एक लिटरेरी प्रोजेक्ट है जो फीमेल के फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करता है कि एक फीमेल एक नए लिटरेचर को फॉर्म करे, नए लिटरेचर को प्रोड्यूस करे, ठीक है, वुमेन के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ना कि मैन के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखे। मतलब वुमेन के साथ जो भेदभाव हुआ है, जो बायसनेस हुआ है, उसको खत्म किया जाए और एक ऐसा मॉडल तैयार करे जो किस पे बेस्ड है? वुमेन एज ए राइटर पे जो बेस्ड हो, ठीक है। जितनी इक्वलिटी, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस मेल राइटर को दी गई है उतनी ही वुमेन को भी मिलनी चाहिए, फीमेल राइटर को भी मिलनी चाहिए। यहां पे बात की है वुमेन एज ए राइटर एलेन सोवल्टर ने। अब हम इनकी बुक्स की बात करें तो सबसे पहले जो मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बोलता हूं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है, और 2-3 वर्क्स ऐसे भी हैं जिनकी आपको डेट भी याद करनी है। तो पहला आप लिख लो टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स, जहां से बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आता है टुवर्ड्स पोएटिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसकी जो डेट है 1979 में इसको लिखा गया है। अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया है, एक टर्म दी है गायनोक्रिटिसिज्म। गायनोक्रिटिसिज्म, अब गायनो से तो आप सब समझते हैं, गायनो इट मींस फीमेल के लिए ये यूज किया गया है। तो गायनोक्रिटिसिज्म क्या है? ये टर्म दी है इसमें टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स में 1979 में ये बुक लिखी गई थी। इसमें डेवलप किया गया एक नया मॉडल जो बेस्ड हो किस पे? जो स्टडी करे फीमेल का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो मेल मॉडल जो बनाया गया है, ठीक है, मेल के बिहाफ पे लिटरेचर लिखा गया, इतनी इंपॉर्टेंस मेल को दी जाती है, ठीक है, वो ही लिटरेरी क्रिएशन फीमेल की भी होनी चाहिए, ये बात की है गायनोक्रिटिसिज्म में। गायनोक्रिटिसिज्म ये सिर्फ इसी बात पे फोकस नहीं करता, ये फीमेल के स्ट्रगल की भी बात करता है कि आइडेंटिटी और जो सोशल कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है, उसके जेंडर को। और आगे फिर एलन सोवल्टर ने ऐड किया है कि गायनोक्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ फीमेल के जेंडर की स्टेटस का जो स्टेटस है उसकी स्टडी करे, इतना ही नहीं बल्कि ये स्टडी करे फीमेल के इंटरनलाइज्ड कॉन्शियसनेस, इंटरनलाइज्ड कॉन्शियसनेस। अब ये इंटरनलाइज्ड कॉन्शियसनेस क्या है? टू हैव अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट, फीलिंग, बिहेवियर। और ये सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है वुमेन की, ठीक है, कि हम उनको अवेयर करें कि उनकी थॉट, जो फीलिंग और बिहेवियर है, ठीक है, उसके कॉन्शियसनेस की बात की जाती है इसमें। इंटरनल मतलब आंतरिक, थॉट की बात हो सकती है, बिहेवियर की बात हो सकती है, ठीक है, इनकी स्टडी करना आता है इसमें गायनोक्रिटिसिज्म में। अब गायनोक्रिटिसिज्म को आगे एलन सोवल्टर ने 3 फेज इसके डिवाइड कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नेट का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलन सोवल्टर ने गायनोक्रिटिसिज्म में 3 कौन-कौन से फेज डिवाइड किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से वो कौन सा फेज, एक फेज नहीं है। तो पहला है द फेमिनाइन फेज, द फेमिनाइन फेज। ये 1840 से लेकर 1880 तक का इसमें टाइम कवर किया है राइटर ने। और इसमें क्या बात की है, इस फेज में प्रॉब्लम क्या थी वुमेन की कि राइटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये शुरू से होता जा रहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग से होता जा रहा है कि वुमेन की राइटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो फीमेल राइटर को अपना पेन नेम या सूडोनेम
यूज करना पड़ता है। एफ्रा बेन जो फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर जिसको बोला जाता है, उन्होंने भी अपना पेन नेम यूज किया है। अगर हम बात करें जॉर्ज इलियट की, ये तो बेस्ट एग्जांपल है जॉर्ज इलियट की। तो जॉर्ज इलियट ये वैसे एक पेन नेम है, इनका नाम है मैरी एन एवंस। इन्होंने पेन नेम यूज किया है, लेकिन इन्होंने ये जो पेन नेम है एज ए मेल सूडोनेम चूज क्यों किया? जब इनको पूछा गया तब इन्होंने बोला था ताकि मेरी राइटिंग को लोग सीरियसली ले, इसलिए मैंने मेल सूडोनेम यूज किया है, ताकि मुझे मेरे बारे में लोग कुछ ऐसा ना सोचे कि इन्होंने तो कुछ गर्लिश लिखा होगा, वुमेन के पर्सपेक्टिव से लिखा होगा, इसीलिए मैंने जॉर्ज इलियट एक मेल सूडोनेम अपने वर्क्स के लिए चूज किया था, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, दूसरे फेज की हम बात करते हैं। सेकंड जो फेज है इसके अंदर द फेमिनिस्ट फेज। पहला हो गया द फेमिनाइन फेज, दूसरा द फेमिनिस्ट फेज। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसे अलग अलग लिख रहा हूं मैं, कर्सिव राइटिंग नहीं लिख रहा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, चलो फीमेल फेज की अगर हम बात करें तो ये है फेमिनिस्ट फेज। इस फेज में आकर फीमेल राइटर्स ने अपने राइट्स की बात की, कि जो फीमेल राइटर्स ने प्रोटेस्ट किया मेल स्टैंडर्ड और मेल वैल्यू के अगेंस्ट, और एटोनॉमी की डिमांड की। उन्होंने बोला कि जितनी वैल्यू मेल राइटर की है उतनी ही फीमेल राइटर की भी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है उतनी ही इंपॉर्टेंस महिलाओं को भी, महिला एज ए राइटर, फीमेल राइटर्स को भी मिलनी चाहिए, ऐसी बात की फेमिनिस्ट फेज में। और थर्ड फेज है इनका फीमेल फेज। फीमेल फेज ये थर्ड फेज है जो अब तक भी चलता आ रहा है। ठीक है, ये शुरू हुआ था इसमें 1920s से टिल नाउ, अब तक चल रहा है। इसमें एलन सोबर्टर ने क्या बोला कि वुमेन ने इमिटेशन और जो प्रोटेस्ट है दोनों रिजेक्ट कर दिए। मेल को पहले हम क्या करते थे, इमिटेट करते थे, लेकिन अब, और मेल के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट करना हमने छोड़ दिया है, उस चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया है। और फीमेल का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फीमेल राइटर्स ने अपना जो आर्ट ऑफ पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है, या फिर लिटरेचर के लिए उन्होंने कुछ लिखा है या लिटरेचर को डेवलप किया है, तो उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस पे, ठीक है, खुद की लाइफ से जो उन्होंने सीखा है, एक्सपीरियंस जो सीखा है, ठीक, वो हमने डेवलप किया है। मतलब इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट जो करते थे वो छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, जो इमिटेट करते थे वो छोड़ दिया, और इन्होंने लिखना शुरू किया अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने अपने जीवन में सीखे, उन पे आधारित। वो सेम चीजें आती है फीमेल फेज में, जो थर्ड फेज है। ठीक है, ये तीन फेज है जो इंपॉर्टेंट है इसके। अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स जो इंपॉर्टेंट है, आपको डेट जिनकी याद करनी है स्पेशली। पहला है द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, ये इनका थीसिस का भी पार्ट रहा है। मैं सारे वर्क्स लिख देता हूं, ये लिख के आप इनको याद कर लेना। द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, इसकी डेट मत याद करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ वुमेन राइटर्स इन इंग्लैंड, जो वुमेन राइटर है इंग्लैंड में, उनका क्रिटिसिज्म किया है, उनको स्टडी किया गया है। लेकिन ये एक पीएचडी की थीसिस भी रही है इनकी, एक पार्ट है। उसके बाद ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन, इसका जो सबटाइटल है वो लिख लो, सबटाइटल ब्रिटिश वुमेन नॉवेलिस्ट फ्रॉम ब्रोंटे टू लेसिंग। ब्रोंटे जो सिस्टर है वहां से लेकर, और जो डोरिस लेसिंग है यहां तक, ये 1978 तक, 1840 से लेकर 1978 तक की जो फीमेल राइटर है उनके बारे में इसने बात की है। तो इसमें ये एलन सोबर्टर क्या बोलती है कि जो फीमेल जो राइटर्स हैं उनको स्कॉलरली अटेंशन जिनको भी मिली है, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं हो पाई। कुछ एक राइटर्स हैं जो फेमस हुई है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ है, और इसके अलावा जॉर्ज इलियट है, इनको काफी फेम मिला। लेकिन बहुत सारी राइटर्स ऐसी थी जिन्होंने लिखा अच्छा है, लेकिन वो बहुत ही कम पॉपुलर हुई। इवन कुछ लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा। जैसे अब मैं राइटर की बात करूंगा जो बिल्कुल लेस नोन राइटर रही है और जिनके लोस्ट वर्क्स है। ठीक है,
लोस्ट वर्क्स बाय लेसर नोन राइटर्स। तो इन्होंने बात की है वुमेन लिटरेचर में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट तो किया है लेकिन उनको पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिली, जैसे कि एलिजाबेथ सीवेल। एलिजाबेथ सीवेल बिल्कुल आप हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो। उसके बाद है मैरी ब्रैडन। मैरी ब्रैडन, ये जो राइटर्स थी इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी राइटर थी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन तो किया है वुमेन लिटरेचर में लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ठीक है। उनके वर्क्स जो है वो खो गए एक तरह से। तो इसमें डिटेल दी है इसने अबाउट देयर राइटिंग एंड लाइफ, उनके जीवन के बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में। चलो नेक्स्ट लिखो टूवर्ड्स, ये हो गया टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये तो हमने कर लिया जिसमें गाइनो क्रिटिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लिखो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस। इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट याद करनी है 1981, ठीक है। चलो अगला लिखो नेक्स्ट, द फीमेल मेलेडी। द फीमेल मेलेडी, डेट चाहे मत याद करना इसकी, सिर्फ टाइटल याद कर लेना। उसके बाद है स्पीकिंग ऑफ जेंडर, स्पीकिंग ऑफ जेंडर। नेक्स्ट लिखो इसके बाद सेक्सुअल अनार्की, सेक्सुअल अनार्की। देन सिस्टर्स चॉइसेस को छोड़ दो। उसके बाद है हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज इसकी एक बार, हाँ यही है, हिस्ट्रिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया, मॉडर्न मीडिया के बारे में है ये। उसके बाद है इन्वेंटिंग हरसेल्फ, इन्वेंटिंग हरसेल्फ, सिर्फ टाइटल याद करना है। और टीचिंग लिटरेचर, उसके बाद है एक टाइटल और लिख लो, टीचिंग लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे टाइटल याद करने हैं। उसके बाद टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स वाला है और ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन है, ठीक है। ये चार वर्क्स ऐसे हैं जिनकी आपको डेट भी याद करनी है और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना भी है। और जो कॉन्सेप्ट थे, इनके जो टर्म्स थी, वो मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि मैं और आगे इसको कंटिन्यू करूं और भी बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज आप जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, तो बिल्कुल आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सी यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।